बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो एक बार फिर ट्रक्का वाला ख़ानदान और भट्ट बरादरान के दरमियान साल हा साल से चली आ रही दुश्मनी के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बातें सामने आ रही हैं और अल्लाह पाक जो है तमाम लोगों को, बल्कि इन दोनों ख़ानदानों के लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, क्योंकि अब जब से गोगी भट्ट की ज़मानत हुई है और गोगी भट्ट अदालतों में पेश हो रहे हैं और गोगी भट्ट को गुनहगार लिख दिया गया है, उसके बाद से लेके शहर में जो शहरदार लोग हैं जो इन ग्रुपों के साथ वाबस्ता हैं, यही नहीं बल्कि वो लोग जो इसकी सुलह की कोशिशें भी करते रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं, प्राइवेट लोग भी शामिल हैं। अपने तौर पर उन्होंने बहुत सी कोशिशें की इन दोनों ख़ानदानों के करीब लाने के लिए, इनकी सुलह के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब जब से ये दोबारा अपना सिलसिला शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पे भी बहुत से व्लॉग्स जो हैं इस बारे में आ रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी अक्ल समझ के मुताबिक इस मामले को ले रहा है और अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। लेकिन मेरी जो कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है और जो गुफ्तगू शहर में इस वक्त चल रही है इस दुश्मनी के हवाले से, वो कुछ इतनी अपना कह लें कि काबिल फ़हम नहीं है। खौफनाक सूरत हाल जो है वो एक सामने नज़र आ रही है, जो आगे मुस्तकबिल में इस हवाले से मज़ीद नुकसानात का अंदेशा है। अब लोग जब बैठकर इस मामले के हवाले से डिस्कस करते हैं, इस दुश्मनी के हवाले से अपनी अब ज़ाती महफ़िलों में कह लें या एक दूसरे के जो इनके ताल्लुकात हैं एक दूसरे के साथ, वो आपस में जब इन चीज़ें शेयर करते हैं तो वो स्टार्ट से लेके अब तक होने वाले तमाम तर वाक़यात जो हैं और तमाम तर मुहर्रकात जो हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। असल में जो अब मामला है वो गोगी भट्ट की बेल के हवाले से चल रहा है। 15 तारीख, 3 दिन 4 दिन रह गए हैं उसमें। 15 तारीख को पेशी है गोगी भट्ट की अदालत में और गोगी भट्ट के हवाले से जो अपना पुलिस का एक मौक़िफ़ सामने आया है, उन्होंने अमीर बलाज टीपू के कत्ल में उसको गुनहगार लिखा हुआ है। अब जो लोग सुलह की कोशिशें कर रहे थे वो सियासी लोग भी हैं और हुकूमती सतह पर इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया गया था और हुकूमती इनिशिएटिव ही था ये कि इस ख़ानदानों के दरमियान सुलह करवाई जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब जो डिस्कशन चल रही है, जो बातें हो रही हैं, वो उनके मुताबिक ये है कि अगर इस मामले में मज़ीद कोई ख़राबी होगी, क्योंकि एक जो ग्रुप है उसके कह लें कि करीबी लोग जो हैं कुछ, वो इस नहीं चाह रहे कि ये सुलह किसी तरफ लग सके, इस मामले को जो है वो मज़ीद उलझाया जा रहा है। और उसकी वजह जो बयान की जा रही है वो ये बयान की जा रही है कि गोगी भट्ट, जिसका पहले दिन से अमीर बलाज के कत्ल में कोई रोल नहीं था, उसको गुनहगार क्यों कर लिखवाया गया, किसने ये कोशिश की और कौन अपनी इस कोशिश में कामयाब हुआ, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, आया कि कोई पैसों का इस्तेमाल किया गया है, आया कि कोई ताल्लुकात इस्तेमाल किए गए हैं, या कुछ मुखालफीन जो थे उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त शहर में मौजूए बहस बनी हुई हैं। मुझे भी एक दोस्त की कॉल आती है और वो मेरे से इस हवाले से डिस्कस करता है और मेरे से पूछता है कि भाई ये इसका क्या बनेगा क्या। तो उस दोस्त का भी जो है वो इन दोनों ख़ानदानों के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ रह चुका हुआ है माजी में, और अब उनका कहना ये है कि गोगी भट्ट को गुनहगार लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है कि गोगी भट्ट की ज़मानत जो है कैंसिल करवाई जाएगी, और ना सिर्फ ज़मानत कैंसिल करवाई जाएगी बल्कि उसको गिरफ़्तार करवाने की भी कोशिश की जाएगी। और गिरफ़्तार करवाने के बाद जो मामलात हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। उस दोस्त ने बड़े ढके चुपे अल्फाज में ये कहा कि जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे सोर्सेज़ हैं, उनका ये कहना है कि एक ग्रुप की तरफ से पैसों की जो है वो बड़ी खुली ऑफ़र है, बड़ा बेदरेक जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा भी है और किया जाएगा भी आगे मुस्तकबिल में, इस दुश्मनी को जो है वो तोड़ चढ़ाने के लिए। अब उस ग्रुप को जो है वो पीछे कौन लीड कर रहा है,
उसको चला कौन रहा है, उसके कह लें कि इस केस को मज़ीद उलझाने के लिए कौन कौन से अफसरान जो हैं वो बीच में शामिल हैं और कहाँ कहाँ तक जो है वो इस हवाले से अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो डिस्कशन इस वक्त शहर में चल रही है वो ये कहते हैं कि इन दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह के लिए 12 कोशिशें की गई, सुलह की कोशिशें कामयाब भी हो चुकी, बल्कि अमीर बलाच की ज़िंदगी में वो ये कहते हैं कि अमीर बलाच की ज़िंदगी में ही जब ये सुलह की कोशिशें की जा रही थीं और ये सुलह की कोशिशें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी, तीफ़ी बट की, अमीर बलाच की, बल्कि अमीर बलाच की वालदा के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनकी भी टेलीफोन पर एक आध दफ़ा तीफ़ी बट के साथ गुफ्तगू हुई थी और इसी सुलह के हवाले से मामला तय किए जा रहे थे। अब इस दौरान एक मामला ये पेश आता है कि गोगी बट के घर ग्वालमंडी और तीफ़ी बट के घर नसीराबाद के बाहर शदीद किस्म की फायरिंग होती है और तीफ़ी बट के घर के बाहर जो फायरिंग होती है जिस रोज़, उस दिन वहाँ पर एक फंक्शन हो रहा होता है, कोई बच्चे की किसी की सालगिरह होती है, तो पूरा ख़ानदान वहाँ पर इकट्ठा होता है। अब उस हवाले से वहाँ पर जो खौफ की फ़िज़ा कायम होती है, वहाँ पर मौजूद जो ख़ानदान था उसका ये एक सोच थी कि आज हम सारा ख़ानदान मारा जाएगा, जो जिस तरह से बाहर फायरिंग हुई थी उसके घर के बाहर। खैर वो एक वाक़या हो गया, वक्त गुज़र गया, सुलह के मामलात इस दौरान इनके चल रहे थे, लेकिन अब उसके बाद होता क्या है कि अमीर बलाच यानी कि ट्रक्का वाला ख़ानदान की तरफ से जो लोग सुलह में इन्वॉल्व थे वो कसम कुरान देने को तैयार थे। अमीर बलाच की तरफ से भी जो है वो कसम कुरान दिया जा रहा था कि इस फायरिंग में हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि अकबर बिल्ला जो रिटायर्ड डीएसपी है, जिसके बेटे की शादी पर अमीर बलोच का मर्डर हुआ था, उस हवाले से अकबर बिल्ला जो है वो अपने बेटे को लेकर सीसीपीओ लाहौर के पास पेश हो जाता है और कहता है कि ये तीफ़ी बट और गोगी बट के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी वो उस फायरिंग में अमीर बलाच जो था वो शामिल था। अमीर बलाच खुद गया था, फिर वो गाड़ी का नंबर सामने आया, फिर अकबर बिल्ले का जो बेटा था उसने तमाम तर कहानी उस फायरिंग की जो थी वो पुलिस अफसरान के सामने खोल कर रख दी और अकबर बिल्ला को बेटे को पेश करवाने का मकसद ये था कि अकबर बिल्ला का बेटा भी उस फायरिंग में शामिल था और उसकी कोशिश ये थी, पेश करवाने का मकसद ये था कि मेरे बेटे को बचाया जाए, ये गलती कोताही हो गई है, इस मामले को मज़ीद ना उलझाया जाए, इसको सुलझाने की तरफ ले जाया जाए। उसके बाद अमीर बलाच अपना उसमें गिरफ़्तार भी होता है, जेल में भी रह कर आता है, फिर उसके बाद उसकी ज़मानत हो जाती है, फिर वो बाहर आता है, बाहर आकर जब ट्रक अड्डे पे वापस आते हैं वहाँ पर भी फायरिंग की जाती है और उसके बाद फिर दोबारा गिरफ़्तारी होती है। तो ये सिलसिला चल रहा था। इस सब के बावजूद भी जो लोग सुलह की कोशिशें करवा रहे थे उन्होंने सुलह के दामन को नहीं छोड़ा और वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए थे। अब जब मामला सुलझाने की तरफ जाते हैं, सुलझ रहे होते हैं, तो मीनवाइल एक किरदार एहसन शाह जो अमीर बलाच का जिगरी दोस्त था वो जो है अपना बैड रोल प्ले करता है और वो जो गुफ्तगू अमीर बलाच की अपनी कंपनी जो होती है, उसकी ज़ाती महफ़िल जो होती है, वहाँ पर इस दुश्मनी के हवाले से जो गुफ्तगू होती है और वहाँ पर जो जो कुछ कहा जाता है वो रिकॉर्डिंग की शक्ल में कह लें या मोबाइल ऑन करके लाइव सुनवाया जाता है भट्ट बरादरान को कि आप लोगों के मुतल्लिक अमीर बलाच की या उसके जो दोस्त अहबाब हैं, जो उसके अकरबा है, वो नहीं चाहते कि ये सुलह हो और वो सुलह जो है वो एक तरफ सुलह की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो तीफ़ी बट और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं और वो गुफ्तगू बड़ी खौफनाक हुआ करती थी। पुलिस अफसरान सारे जानते हैं, एहसन शाह ने एक एक चीज़ जो है वो बयान की हुई है, बल्कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कह लें कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में या वॉइस मैसेजेस की सूरत में भी पुलिस ने अपने कानों से सुने हुए हैं, आँखों से देखी हुई हैं। तो इस सब के बावजूद जो गुफ्तगू चल रही है शहर में, जो हल्का अहबाब हैं इन दोनों ख़ानदानों के करीब हैं, उनके दरमियान ये गुफ्तगू चल रही है कि ये सारा कुछ मामला जब चल रहा था
फिर फायरिंग भी हो गई, फिर उसके बाद दोबारा सुलह की गुफ्तगू होती रही, फिर उसके बाद जो है निजी महफ़िलों में जो अपना इस दुश्मनी के हवाले से जो व्यूज़ थे और जो उनकी सोच थी वो भी खुलकर सामने आ रही थी। और जब एक ऐसा मौका आता है कि जब तीफ़ी बट को इस चीज़ का यकीन होता है कि अब ये दुश्मनी जो है उसमें आगे हमारे बच्चे जो हैं वो भी इसको भुगतेंगे, उनकी जान को ख़तरा है, उनको भी किसी वक्त मर्डर किया जा सकता है। उसके बाद जो है वो मैं अपने पिछले भी कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ, डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ कि उसके बाद जो है अमीर बलाच के कत्ल का जो है वो प्लान होता है। उसके बाद ये फ़ैसला किया जाता है और उसके लिए एहसन शाह की जो खिदमात हासिल की जाती हैं वो सारी आपके सामने हैं। सोशल मीडिया पर हर चीज़ मौजूद है। पिछले 1.5 साल पौने 2 साल के दौरान जो कुछ हुआ, जो कुछ होता रहा। अच्छा, अब इस दौरान ये सारा कुछ हो गया, फिर उसके बाद एक और नया ट्विस्ट जब इस दुश्मनी में आता है, वो कब आता है? जब तीफ़ी बट के बेनोई, गोगी बट के बेनोई जावेद बट का कत्ल होता है। जावेद बट का कत्ल भी बड़ा बेहमाना कत्ल था। अब इसमें जावेद बट की फैमिली और उसके बच्चों को भी झोंक दिया जाता है। जावेद बट के कत्ल के बाद उसके बच्चे जो हैं वो भी अपने आप को अनसिक्योर समझते हैं। उनको भी इस चीज़ का अंदेशा है कि जहां उनके बाप को कत्ल किया गया है, आगे मुस्तकबिल में उनकी जान को भी ख़तरा है, उन पर भी कातलाना हमला हो सकता है, उनको भी कत्ल किया जा सकता है। कता नज़र इस सब के जावेद बट के कत्ल के बाद फिर दोबारा एक सुलह का माहौल बनता है, एक माहौल गर्म होता है। उसमें जो हमारी पंजाब हुकूमत है वो इनिशिएट लेती है और पुलिस, लाहौर की जो पुलिस है हमारी, वो अफसरान जो हैं वो भी इस बारे में सीरियस होते हैं। कैसर बट एक किरदार इस हवाले से था इस दुश्मनी में। उसके साथ पहले बात की जाती है, उसकी फैमिली के साथ बात की जाती है, उनको तैयार किया जाता है। फिर अपना बिलाल यासीन, अपना नून लीग के जो एमपी हैं गालिबन, फिर सुहेल शौकत बट जो हैं वो, उसके अलावा राना मशहूद जो हैं वो, ये सब लोग मिलकर इस सुलह की कोशिश करते हैं, ट्रकावाला ख़ानदान को मनाने की कोशिश करते हैं। और सुलह के उसमें यह था कि जावेद बट का जो कत्ल है उसको, प्लस अमीर बलाच के कत्ल को, प्लस पीछे जो कुछ हो चुका हुआ है उन सब को एक साइड पर रखकर आगे बढ़ा जाए और इस दुश्मनी को ख़त्म किया जाए। आगे अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। नौजवान नस्ल है ट्रकावाला ख़ानदान की। फिर अमीर बलाच के जो बच्चे हैं वो भी छोटे हैं, बच्चे हैं, कल को उन्होंने भी जवान होना है। तो इस बजाय इसके कि ये अपनी नस्ल को जो है विरसे में इस दुश्मनी को उनकी झोली में डाला जाए, तो इसको यहीं पर ख़त्म करके अपने अपने तरफ ध्यान दिया जाए और अच्छे तरीके से जो है वो इसको मामलात को आगे लेकर चला जाए। बल्कि बहुत से चीज़ें जो हैं वो आपस में डिस्कस भी हुई और लोगों ने मशवरे भी दिए कि इस दुश्मनी के जो ख़त्म होने के लिए जो मामलात हैं उसके लिए कि ये है कि आगे मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ कोई रिश्तेदारियां भी बनाई जा सकती हैं। यहाँ तक ये मामलात जो है डिस्कस होते रहे थे। लेकिन अब जो शरारती लोग हैं, मैं आपको बताया कि मैं इन दोनों ख़ानदानों को अरसा 28-30 साल से जानता हूँ। मेरा ताल्लुक़ भी रहा है इन दोनों ख़ानदानों से। मैंने और मेरे दोस्तों ने अपने तौर पर कह ले कि टीपू की ज़िंदगी में इसकी सुलह करवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन हम भी दूसरे लोगों की तरह कामयाब नहीं हो सके थे। क्योंकि इसमें जो लोग मफाद परस्त होते हैं ना, जो जिनके मफादात वाबस्ता थे इन ख़ानदानों के साथ, और वो नहीं चाहते थे कि ये सुलह हो। और कुछ कह ले कि अपने ख़ानदान के कुछ लोग जो थे उनकी भी मंशा ये नहीं थी कि इसकी सुलह हो सके। सुलह हो जाती तो उनके अपने बहुत से मफादात जो थे वो स्टेक पर थे। तो इस हवाले से साल हा साल से मामला चलते रहे, कोशिशें होती रहीं, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। अब जबकि ये मामला सुलह की तरफ जा रहे थे, कहा यह गया था कि ठीक है, आप लोग जो है अदालतों में आकर सरेंडर करें। ट्रकावाला ख़ानदान की तरफ से ये कि जी हम दुश्मनी हम भी नहीं चाहते, लेकिन जो मुकदमात जिन पर दर्ज हैं वो आकर फेस करें, उन्हें जो अदालतों का फ़ैसला होगा वो कबूल होगा। गोगी बट के हवाले से अमीर बलाच के कत्ल में, जावेद बट के हवाले से के कत्ल के हवाले से अमीर फ़ाते और कैसर बट के बारे में
पुलिस अफसरान ने बरमला इस चीज़ का ना सिर्फ इजहार किया बल्कि इकरार भी किया। ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड जो है ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जावेद भट्ट के कत्ल में अमीर फातेह बेगुनाह है। उन्होंने अमीर मौसब को गुनहगार डिक्लेयर किया। ठीक हो गया। इसी तरह अमीर बलाच के कत्ल में उन्होंने तीफी भट्ट को गुनहगार डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा प्लानिंग सारी तीफी भट्ट की थी और शूटर जो थे वो भी उसी के थे। गोगी भट्ट के हवाले से उन्होंने बरमला कहा कि गोगी भट्ट का अमीर बलाच के कत्ल में कोई किरदार नहीं है। तो इस हवाले से अमीर मौसब वापस आता है। अमीर मौसब जावेद भट्ट के कत्ल को फेस करता है, अदालत में सरेंडर करता है। 2-3 पेशियाँ होती हैं, अमीर मौसब की ज़मानत जो है वो कन्फर्म हो जाती है। उसके बाद जो 2 शूटर्स हैं, हालांकि जिन्होंने इकरार किया जावेद भट्ट के कत्ल का, उनकी भी ज़मानतें हो जाती हैं, वो भी जेल से बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद अब अमीर बलाच के कत्ल में जब गोगी भट्ट पेश होता है और वो अपनी ज़मानत करवाता है, शामिल तफ्तीश होता है, मुद्दई पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आता है, तो एकदम अचानक जो शहर में एक कह ले कि बहस छिड़ती है, सोशल मीडिया पर जो है इस केस को दोबारा उठाया जाता है। उसकी वजह ये बनती है जब ये बात सामने आती है कि पुलिस ने जो एक JIT बनाई CCPO के हुक्म पर, उन्होंने गोगी भट्ट को इस अमीर बलाच के कत्ल में गुनहगार करार दिया है। अब गुनहगार करार देना जो था वो मतलब कि एक आम बंदे के लिए तो बड़ी अचंभे की बात थी, हैरानगी की बात थी, क्योंकि बड़े ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान जो इस केस की तफ्तीश करते रहे, उन्होंने बरमला कहा था कि गोगी भट्ट इसमें बेगुनाह है, और अब उसको गुनहगार लिख देना सबके लिए हैरानगी थी। और सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे शरारती लोग, ऐसे शरारती अनसर जो कि इस केस को, अमीर बलाच के कत्ल केस को ख़राब कर रहे हैं, उनकी ही ये कोशिश है कि इस केस में मज़ीद, क्योंकि तीफी भट्ट तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तीफी भट्ट ने पाकिस्तान आना भी नहीं है, यही सबकी पुलिस अफसरान की भी राय है और जो उनके अकरबा हैं उनकी भी यही राय है। गोगी भट्ट क्योंकि पाकिस्तान में ही मौजूद था, उसने आकर अपनी ज़मानत करवाई। ज़मानत करवाने के बाद वो फेस कर रहा है। जब उसको गुनहगार लिखा गया, उसके बाद लोगों का ये कहना है कि अगर अब इस मामलात में, क्योंकि देखें लोगों का ये भी कहना है कि अमीर बलाच कत्ल हुआ, नो डाउट वो एक जुल्म था, ज़्यादती थी। फिर उसके बाद जावेद भट्ट का कत्ल, वो भी जुल्म था, वो भी ज़्यादती थी। एक नए ख़ानदान को, उस ख़ानदान की एक नई फैमिली को जो है इस दुश्मनी की आग में झोंक दिया गया। अब जबकि गोगी भट्ट का ताल्लुक साबित माजी में नहीं हुआ, तो अब किस तरह से उसका कत्ल जो है, ताल्लुक जो है वो अमीर बलाच के कत्ल से साबित किया जाएगा। अब इसमें अगर कोई जो डिस्कशन चल रही है, मैंने आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि शहर में जो है एक बड़ी डिस्कशन चल रही है कि इस मामले में गोगी भट्ट के हवाले से अब अगर जो वो कहते हैं कि पंजाबी को भी धक्का करना, जो अगर धक्का किया गया और उसके साथ कह लें कि अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए गए या और कुछ चीज़ें जो हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई और ज़बरदस्ती जो है वो थोपा जाएगा, तो आगे खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में ये दुश्मनी जो है वो किस रुख को जाएगी। खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं भी स्मेल कर रहा हूँ, और लोग जो हैं इनसे वाबस्ता हैं वो भी इस चीज़ को स्मेल, ना सिर्फ स्मेल कर रहे हैं बल्कि बरमला अपनी निजी महफ़िलों में वो इस चीज़ का इकरार भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आगे मुस्तकबिल में जाकर ये दुश्मनी मज़ीद नुकसानात करेगी। इस दुश्मनी की लपेट में और बहुत से लोग जो हैं वो भी आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है, बल्कि हमारी कोशिश भी यही है, और जो दोस्त इनके करीबी हैं वो, प्लस सोशल मीडिया से जिन लोगों का ताल्लुक़ है, जो इस हवाले से अपनी कोशिशें माजी में भी कर चुके हैं, व्लॉग्स भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि खुदारा इस चीज़ को जो है वो पॉजिटिव लेकर चलें और पॉजिटिव अंदाज में इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अपने बेहतरीन मशवरे, अच्छे मशवरे जो इन लोगों को कुछ नेकी का रास्ता दिखाएं, उस हवाले से व्लॉग ज़रूर करें, ना कि कुछ ऐसी हवा इस मामले को दी जाए जो चंद एक लोग हैं जो चाहते हैं कि ये दुश्मनी
किसी ना किसी तरीके से ख़त्म ना हो और ये इनके मामलात इसी तरह चलते रहें और उनके मफादात जो हैं वो पूरे होते रहें। अल्लाह ताला दोनों ख़ानदानों के लोगों को, बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ख़ासकर ट्रक्का वाला ख़ानदान के हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि वो अमीर मोहसब, अमीर फ़ातेह अभी नौजवान नस्ल हैं, सारी ज़िंदगी उनके सामने पड़ी हुई है। उनको चाहिए कि वो इसके मुतल्लक़ सीरियस होकर सोचें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो मज़लूमियत जो है वो भी एक है, एक एलिमेंट है उनके साथ। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी और अपने आने वाले बच्चों के लिए उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा के रखें, उनका मुस्तकबिल ख़राब करें। आपने अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है, अमीर बलाच के बच्चों को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है मुस्तकबिल में आपने। तो इस हवाले से जो भी फ़ैसला करना चाहिए वो दोनों ख़ानदानों की तरफ से बड़ा सोच समझ के करना चाहिए और उनको चाहिए कि अफ़हाम व तफ़हीम की तरफ आएँ और इस मामले को जो है वो किसी तरफ मुस्बत तरफ ले जाकर इख्तिताम पज़ीर किया जाए, ना कि इसको माज़ी की तरह हवा देकर आगे मज़ीद उलझाया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।